यूपी पुलिस के तमाम साथियों ने कमेंट किया कि भैया मानवाधिकार पर वीडियो बना दो, ये कहीं लिखा नहीं मिल रहा है। तो मैं मानवाधिकार आपको पढ़ा रहा हूँ, सुई से लेकर तलवार तक की बात बता दूंगा। ठीक भैया, देखना कितना मज़ा आए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानवाधिकार होते क्या हैं। लोगों को स्वतंत्र रूप से जीना है भाई, वे कुछ भी खाएं, कुछ भी पहने, उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं उनका हनन ना हो, बस इसीलिए मानवाधिकार बनाए गए हैं। लोगों की स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, आज़ादी के लिए और सम्मान देने के लिए ही मानवाधिकार बनाए गए। अच्छा, ये मानवाधिकारों की शुरुआत कहाँ से होती है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लगा लो मेरी जान हेडिंग मानवाधिकार। ठीक भैया, अब ज़रा सुनो। ऐसा होता है कि 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध विराम लेता है। 2 सितंबर और 1945 को दूसरा विश्व युद्ध विराम लेता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, तमाम लोगों का शोषण होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। जिन्होंने कोई गलती भी नहीं की वे गुलाम बनकर बंदी बना के रखे जाते हैं। तो पूरे विश्व में मांग उठती है कि भैया इनके साथ गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। उसके बाद क्या होता है, जब 2 सितंबर 1945 को विश्व युद्ध विराम होता है तो पूरे विश्व में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। समझ गए भैया? संयुक्त राष्ट्र का मतलब ये हुआ कुछ देश इकट्ठा होते हैं कि चलो भैया हम लोग आपस में समझौता कर लें और एक होकर रहें। जैसे गांव में लड़ाई हो जाता है ना, तो बड़े बूढ़े बैठते हैं कि चलो भाई कमेटी बना लो। इसी तरीक़ा से कब हो तो कि भैया 24 अक्टूबर 1945 को कुछ देशों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा संयुक्त राष्ट्र संघ। और यह संगठन इस वजह से बनाया कि लोगों को मानवाधिकार दिए जाएं और आगामी विश्व में कभी युद्ध ना हो, कोई लड़ाई ना हो। अब जैसे ये संगठन बनता है तो इस संगठन के कितने भाग हैं? 6, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। उसी में एक अंग है जिसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक न्याय परिषद। कौन सा है? आर्थिक एवं सामाजिक न्याय परिषद। तो उसी के अधीन एक आयोग बनता है जिसका नाम रखा जाता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। और इसका गठन कब होता है? 1946 में, यानी 45 में युद्ध विराम होता है। कुछ देश मिलकर अपना संगठन 45 में ही बना लेते हैं और 46 में आर्थिक एवं सामाजिक न्याय परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, उसकी सिफारिश पर उसके अधीन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। जब एक गठन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ और बड़ा हो जाता है, कई देश जुड़ जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है कि मानवाधिकारों की घोषणा करता है। तो मैंने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। सार्वभौमिक का मतलब ये हुआ कि पूरे विश्व में घोषणा की कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति जान ले कि हमारा कौन सा मूल अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता क्या है, हमारी समानता क्या, हमारा सम्मान क्या है। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के देशों ने पेरिस में एक सम्मेलन किया और 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसी वजह से 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। समझ में आया भैया? 10 दिसंबर को घोषणा हुई थी और इस घोषणा पत्र को पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं बाबू, कहाँ गए? अरे ससुर जी, हाँ, इस घोषणा पत्र को पढ़ा था अमेरिका की राष्ट्रपति की जो पत्नी हैं, उनका नाम था उस समय एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक, एलेनोर रूजवेल्ट ने मानव अधिकारों की मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी। यानी जो मानवाधिकार थे उनका मसौदा, उनका प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी रूजवेल्ट थी। जब 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई तो उस घोषणा पत्र में, मसौदा में 30 मानवाधिकार थे। भैया कितने अनुच्छेद थे? 30 अनुच्छेद थे या 30 मानवाधिकार घोषित हुए थे। सबके पल्ले पड़ गया भैया? मैं फिर बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग कब बना? 1946 में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बैठक करता है और 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा होती है।
इसको तैयार कौन करता है? रूजवेल्ट, ठीक है। और इसमें कितने मानवाधिकार घोषित होते हैं? 30। उसके बाद क्या होता है, जो आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था, इसका नाम बदल दिया जाता है, इसका विस्तार कर दिया जाता है। और विस्तार करने के बाद बाबू इसका नाम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कर दिया जाता है। और एक काम किया जाता है 15 मार्च 2006 को, और इसका एक मुख्यालय बना दिया जाता है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। धीरे धीरे सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है कई देशों की, तो यहाँ एक नियम रखा गया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो भी देश सदस्य बनेगा उसका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष बाद फिर तुम्हें सदस्यता दे दी जाएगी। भारत इस समय इसका सदस्य है। समझ गए भैया? भारत इस समय इसका सदस्य है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं भारत में। भारत में मानवाधिकारों की घोषणा कैसे होती है? ऊपर वाला तो क्लियर हो गया तुम्हारे। भारत में मानवाधिकार कैसे बनते हैं कि पेरिस में 1991 में मानवाधिकारों को बढ़ाने के लिए एक सम्मेलन होता है। कब होता है? 1991 में, कि मानवाधिकारों को और ज़्यादा विस्तृत किया जाए और ज़्यादा मजबूत किया जाए। तो भारत भी देखता है कि यार पूरे विश्व के देश के लोग अपने यहाँ मानवाधिकारों के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं, अपने यहाँ आयोग बना रहे हैं, तो हम भी बनाएं। तो भैया पेरिस सम्मेलन 1991 से प्रभावित होकर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार 1993 में पारित करती है। समझे भैया? क्या होता है कि पेरिस सम्मेलन 1991 में होता है, भारत उस सम्मेलन से, वहाँ की नीतियों से प्रभावित होता है, और भारत सरकार क्या करती है? अपनी संसद में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लेके आती है और इसको 1993 में पारित करती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये आयोग अपने यहाँ तो था नहीं, तो कोई अगर नया आयोग गठित करना है तो सरकार को संसद में पहले अधिनियम पारित करना पड़ता है। भैया अधिनियम पारित हो गया, और अधिनियम जैसे ही पारित होता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर दी जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। अपने देश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई, और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? दिल्ली। ये याद रखना, परीक्षा में पूछा जाए न, बैठे रहो बागड़ बिल्ला इसे, फिर एक कहोगे हमने सुना ही नहीं। ठीक। इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो मानवाधिकार आयोग होता है, इसका अध्यक्ष बनता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसका जो रिटायर्ड जज होगा, मुख्य न्यायाधीश, उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। पहले अध्यक्ष कौन बने थे मेरे भैया? रंगनाथ मिश्रा बने थे। कौन बने थे? रंगनाथ मिश्रा। अपना जो मानवाधिकार आयोग है इसमें बाबू कुल सदस्य जो हैं वो 6 हैं। 6 का सिस्टम ये है कि एक तो मान लो अध्यक्ष हो जाएगा और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और भी सदस्य होते हैं लेकिन 6 हैं। पूर्णकालिक सदस्य 5 हैं और एक अध्यक्ष है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानवाधिकार में कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं? तो 5 और अध्यक्ष 1। कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। 70 वर्ष में तो आदमी टपक ही जाता है, तो 3 साल या 70 वर्ष। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं उनमें भी एक कंडीशन होती है, हर सदस्य हर अलग अलग आयोग का बनाया जाएगा। कैसे? एक अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य होगा, एक पिछड़ा वर्ग आयोग का यानी ओबीसी आयोग का सदस्य होगा, यानी एक अनुसूचित जाति आयोग का एक सदस्य होगा। मैंने लिखा है, देखो, एक मार्कर निकाल लें भैया। एक अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनेगा, एक ओबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक सदस्य बनेगा, एक सदस्य अनुसूचित जाति का होगा, एक अनुसूचित जनजाति का होगा, एक राष्ट्रीय महिला आयोग का होगा और एक दिव्यांग का प्रतिनिधि होगा। ठीक। जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये संवैधानिक आयोग नहीं है। संवैधानिक आयोग उसको बोलते हैं जिसका संविधान में कोई वर्णन हो, यानी कोई अनुच्छेद हो। जिसका कोई अनुच्छेद नहीं है, संसद में 1993 में अधिनियम पारित हुआ और हमने इसकी स्थापना कर दी। ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या करता है? अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है?
राष्ट्रपति को सौंपता है, फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उस रिपोर्ट को संसद में पेश कराता है कि मानवाधिकार हमारे यहाँ बढ़े हैं, उल्लंघन तो हुआ कि नहीं हुआ। देखो, अगर मानवाधिकार ना हो और इसकी जानकारी ना हो तो पुलिस थाने में मार मार के तुम्हें सूजन कर दे। बहुत डराती है पुलिस मानवाधिकारों से। हाँ, मैं बताऊंगा क्यों डराती है। तुमने देखा होगा पुलिस उतनी थाने में मारा पीटी नहीं करती है। पहले क्या होता था, धय लाठी, पता चली सब आगे पीछे सुझा दिया। अब नहीं करती है, क्योंकि सब व्यक्ति जानकार हो गए हैं कि भैया आपने क्यों हमारा शारीरिक शोषण किया। सब वकील बन गए अब तो। आगे सुनो, ये लिखा है मैंने कि थाना में तुम पुलिस का पेपर देने जा रहे हो तो इस वजह से बन जाओ भैया। तो ये ध्यान रखना किसी के ऊपर लाठी चलाने से पहले कि थाना में मानवाधिकार संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल के आधार पर पालन किया जाता है। यानी थाने में कोई सिपाही, दरोगा, थाना अध्यक्ष, कोई भी व्यक्ति है तो वो मानवाधिकार संरक्षण के नियमों का पालन किस मुकदमे के आधार पर करता है। एक DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, जिसमें कहा था कि आप थाने में किसी व्यक्ति का शारीरिक उत्पीड़न नहीं कर सकते हो। ये नियम बन चुका था और इसी का पालन हर जितना भी सिपाही होता है या पुलिस विभाग का व्यक्ति होता है वो इसी निर्णय का पालन करता है, टॉर्चर नहीं करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग पर आते हैं। इसकी स्थापना 7 अक्टूबर 2002 को कब होती भैया? 7 अक्टूबर 2002 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। 7 अक्टूबर याद रखना 2002। सब आए हुए क्वेश्चन हैं। मुख्यालय कहाँ भैया मेरे? लखनऊ में है। ठीक भैया। और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 में पारित हुआ था। और इसकी धारा 21 के तहत, कौन सी धारा? धारा 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। आधे लोग कहेंगे कि है क्या? देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जब 1993 में पारित हुआ तो उसमें कई धाराएं से समझ लो कई अनुच्छेद, कई नियम बना दिए गए। तो उसी में नियम नंबर 21 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ मानवाधिकार आयोग का गठन करे। ये अनुच्छेद 21 में लिखा है। कौन से अनुच्छेद में? जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है उसके अनुच्छेद में या उसकी धारा में लिखा हुआ है। तो इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बना दिया। इसका जो अध्यक्ष होता है, किसी भी राज्य के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। और केंद्र सरकार का यानी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होगा? उसका अध्यक्ष होगा भैया, मैं बता दूं, क्या बताया था मैंने? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब आगे सुन लो, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और उसकी नियुक्ति कौन करता था केंद्र में? राष्ट्रपति। जो काम केंद्र में राष्ट्रपति का वही राज्य में राज्यपाल का है। यहाँ थोड़ा अंतर है। एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। राज्य के मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। कार्यकाल उतना ही है, 3 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष। अब आगे सुनो, विशेष तथ्य। कौन कौन से अनुच्छेद, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें मानवाधिकार देती हैं? एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था और आया भी है, ये आ भी सकता है कि मानवाधिकारों का वर्णन संविधान में कहाँ है? तो मैं बता दूं, संविधान में अलग से कोई मानवाधिकार का वर्णन नहीं है। संविधान का जब भाग 3 पढ़ेंगे तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। कितने? 6 मूल अधिकार। इसी वजह से संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र कहा जाता है, अधिकार पत्र। क्योंकि इसी भाग 3 में, संविधान में 22 भाग हैं, इसी भाग 3 में आपके 6 मूल अधिकारों का वर्णन है और इन्हीं 6 मूल अधिकारों को भारत में मानवाधिकार माना जाता है। लिखा है मैंने कि इन्हीं को मानवाधिकार माना जाता है जो हमें 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। यही लिए हमारे लिए क्या बोल रहे यार, भूल गए, मानवाधिकार कहते हैं। इसमें कुछ समझ लो। एक अनुच्छेद 14 है, 12 से 35 तक है 6 मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब हुआ कानून के समक्ष, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हम हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो,
सब समान होंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तत्काल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले, हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, जब मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तभी व्यक्ति न्यायालय जाता है। और मूल अधिकारों का, मानवाधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ध्यान रखना, संविधान में मूल अधिकारों की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस संसद के पास नहीं है। संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, पिता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। जो भी हमें मूल अधिकार मिले हैं उनमें कोई 1% भी हमारा छीनता है, जाओ सुप्रीम कोर्ट, चढ़ बैठो छाती पर। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है, अपने संविधान में तुम्हें कहाँ कहाँ मानवाधिकार हैं वो बता रहा हूँ मैं, कि धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होगा। लेकिन होता सब है, ये सब लिखे हैं, ये ध्यान रखना। अगला 16 में लिखा हुआ है कि लोक नियोजन के समक्ष समानता। लोक नियोजन का मतलब हुआ कि सार्वजनिक जो पद होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, भर्ती होती हैं, इनमें सभी को समानता का अधिकार दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब लोग कहेंगे साहब फिर आरक्षण कहाँ से आया? ये बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगला अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, कि वे साहब छोटी जात के हैं, कि साहब उनका हम पानी नहीं पिए, ठीक, अच्छा रुपया लेने में कोई छोटा बड़ा नहीं। जी अपने यहाँ बहुत बड़ी बीमारी है पूरे देश में कि आज़ादी के हम लोग 70-80 साल बीत गए, जात बिरादरी ख़त्म नहीं है। पूरा चुनाव जात बिरादरी पे होता है। हाँ भाई, तो अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। तुम्हें लगता है कि छुआछूत का अंत है, लेकिन तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा भेदभाव किया तो तुम्हारे मूल अधिकार का, तुम्हारे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, जाओ कोर्ट, लगाओ SC/ST एक्ट। अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये कहती है कि हमारा मन, हम जो मन आए खाएं, जैसे मन आए कपड़े पहने, जहाँ मन आए घूमें, हमें कोई रोक सकता है? हम उल्टे लटकें, कौन रोकेगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, इसी की वजह से आपने देखा जापेद फुल कपड़े पहनती हैं कायदे से। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जिसको सिविल कोड कहते हैं, समान नागरिक संहिता, ये भी हमारा मानवाधिकार है। 39 का एक अनुच्छेद 39 का में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए, कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, नहीं कराती है तो तुम्हारे मानवाधिकार का उल्लंघन है। 39 का के बाद 39D कि समान कार्य के लिए हमको समान वेतन दिया जाए। ये सब हमारे मानवाधिकार हैं। इनमें ध्यान रखना कि अनुच्छेद 44, 39 और 39D ये आपके राज्य की नीति में लिखा हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का वर्णन है। और 12 से 35 तक, यहाँ तक ये आपके मूल अधिकारों का लिखा था, मूल अधिकारों का लिखा था। ओके भैया, समझ में आ गया सबके मानवाधिकार? तो अपने अपने मानवाधिकार जानो और नोट करो कायदे से। किसी को PDF चाहिए हो तो बता देना। ठीक भैया, आप वीडियो कर रहे, विराम, हम गए थक अब।